नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपने देखा कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से ईरान डील साइन हो गई। उसको मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद बोला गया और उसके जरिए कई बातें ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए फाइनल हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो स्टैंड आउट करती है, और उसकी आपको मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगी, कि जो ईरान के प्रधानमंत्री हैं पेजेश्किया साहब, उन्होंने डील रिमोटली साइन की। अगर अब आपको एक ट्वीट दिखाएं तो व्हाइट हाउस, एक एक करके मैं अब आपको ट्वीट दिखाती हूँ। व्हाइट हाउस ने कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज साइंड द ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट वर्सेल्स इन फ्रांस। ये और उनके बाकायदा हस्ताक्षर हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस डील को साइन करते हुए। फिर ड्रॉप साइट न्यूज ने आपको वो सारे पैराग्राफ्स उस खबर के दिए हैं। ड्रॉप साइट नाम का एक ट्विटर हैंडल है जो ड्रॉप साइट न्यूज का है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका and the Islamic Republic of Iran, the text of the MOU as read out aloud on a conference call with reporters, including from NYT and The Hill on Wednesday। उसमें सारे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। पैराग्राफ 1 से लेके 5 से लेके 7 पैराग्राफ तक वो सारे डील के उन्होंने चीजें बताई हैं। उसके अलावा जो तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरें क्या हैं? और तस्वीरें यह है कि प्रेसिडेंट पेजेश्किया और यूएस काउंटर पार्ट डोनाल्ड ट्रंप साइन द एमओयू बिटवीन तेहरान एंड वॉशिंगटन डिजिटली एंड रिमोटली। ये ईरान एंड इंडिया ने ट्वीट किया है कि देखिए, हमने इसको डिजिटली और रिमोटली किया है, कोई मिला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेल्स फ्रांस में थे और प्रेसिडेंट पेजेश्किया तेहरान में, उन्होंने रिमोटली इस डील को साइन कर लिया। अब इसके भारत के लिए क्या इंप्लीकेशंस होंगे आज? और इसको मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद कहा जा रहा है। मानिए, मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद, यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसमें सेंटर स्टेज पर है। और उसको लेकर भी लंबा चौड़ा आज एक ट्वीट उन्होंने किया है, जयराम रमेश ने। और जयराम रमेश ने इस ट्वीट में बहुत कुछ चीजें लिखी हैं। तो आज इस सब पर हम बातचीत करेंगे कि ये जो डील रिमोटली और डिजिटली साइन हुई है, इसके भारत के लिए क्या इंप्लीकेशंस होंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इस ईरान डील का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये रिमोटली और डिजिटली जो साइन हुई, और उसके भारत के लिए क्या इंप्लीकेशंस है जी? जी, सबसे बड़ी बात है कि ये एक विश्व युद्ध, एक तरह का एक विश्व युद्ध था। वो विश्व युद्ध करीब करीब 3.5-4 महीने तक चला है। 15 देश इसमें शामिल रहे हैं और ये अचानक कुछ घंटे पहले खत्म हो गया। तो क्योंकि ये विश्व युद्ध था, इसके इसके जो परिणाम है ये पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। तो और ये क्योंकि विश्व युद्ध है तो इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में समझना थोड़ा आसान रहेगा। हालांकि इसका इसका तर्जुमा हिंदी में भी हो जाएगा। तो आई थिंक ईरान वार इज द फर्स्ट impersonal war humanity has witnessed. 15 countries involved, more than 100 days of death and destruction, yet not a single human soldier set foot on another's territory, nor was any land or resources physically captured. It neither involved human bodies, nor on land, nor on water, not even on air. And how did Iran sustain everything? Because of its missiles, and missiles are nothing but space, neither land, nor water, nor air. So without physically meeting, we humans can today destroy other people. That's proven. And strangely, today, when peace comes, then too, no physical interaction is needed. American and Iran presidents signed this peace MOU online, digital signatures. Means destruction or construction does not need physical proximity anymore. Ideas can fight each other and ideas can arrive at peace with each other. No physical interaction is anymore needed. And to find ourselves in this new environment, needs us to start understanding and behaving with the world very differently from now on. And we need to adapt very fast to this. We need to start thinking deep, yet we have to factor in other people's feelings. And the other person too who feels something has to factor in how I think. I'll give you an example. Once thinker Iran understood that USA needed to feel a victory for peace deal to happen, Iran gave up its nuclear weapon ambition. That made USA feel victorious and the MOU got signed. On the other hand, similarly, USA understood that unless it gave up on Hormuz, which Iran had very thoughtfully captured, Iran could see no logic to sign this peace deal. And USA gave up its Hormuz stubbornness. So this war and its end is a testament to how future humans like us need to think ourselves, yet we need to feel about the others, as well as feeling something, yet understanding how others think of me.
Coming times are going to be pretty interesting. Less human to human physical contacts are going to happen. Yet magnitudes more of collaborations between humans will happen. People who never meet each other are going to impact the world in very big ways. Physical human is dissolving. I think the mental human is the real human. And this program between you and me, this itself is a testament. This is a proof of how collaborations can happen between you and me. नहीं, तो We are आपकी कह sitting रहे हैं sub. सिद्धार्थ कि अब ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है पूरी दुनिया के लिए कि अब फ्यूचर में कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना हो जाए, कितनी भी बड़ी डील साइन क्यों ना हो, उसके लिए अब फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। ये ईरान ने इस चीज को दिखा दिया। भले ही उसमें डोनाल्ड ट्रंप तो साइन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने फाउंटेन पेन से वो साइन कर रहे हैं, उसका एक शॉट है। और नवीन से मैं बैक स्टेज में अगर होंगे तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्ले भी करें। ब्लैक पेन से वो साइन कर रहे हैं वर्सेल्स में, लेकिन ईरान उसको ऐसे करके पजेशिया साहब दिखाते हैं कि देखिए ये डिजिटली और रिमोटली साइन किया हुआ ये पूरा डील है। इसके क्या मायने हैं, और क्या अब आगे की जो लड़ाइयां होंगी वो उसी तरीके से साइन होंगी? सिर्फ लड़ाइयां नहीं, हर कुछ ऐसा ही होगा। और यहाँ पर ये मत सोचिए कि ट्रम्प साहब फाउंटेन पेन से साइन तो कर रहे थे, लेकिन बगल में कोई ईरान वाला बैठा था क्या? नहीं बैठा था। और ट्रम्प साहब जिन्होंने साइन किया उसको ईरान कह दिया कि हाँ उन्होंने साइन कर दिया। बात वहीं आ जाती है कि कोई कोई बगल में बैठने की जरूरत नहीं है, दो लोगों को एक साथ बैठने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दिस कोलेबोरेशन बिटवीन यू एंड मी हैपनिंग राइट नाउ, वी आर सिटिंग सब कॉन्टिनेंट्स अवे, वी हैव नेवर met. Just an hour ago, you Snapchatted me on my personal number saying that let us have this program. Can you analyze it? We analyzed it. Now, in the next coming few weeks and months, thousands of people in the world are going to see this YouTube program on your Jangan Man channel and going to keep commenting on it. तो होने वाला ये है कि आने वाले समय में ये सब जो आप कह रहे हैं ना कि दो लोगों के बीच में, जैसे भारत के प्रधान जी मेलोनी से मिले थे, मेलोडी दिए थे, ट्रम्प साहब से मिले थे, झप्पी लिए थे, गले मिले थे, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये सब कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मुझे ये बताइए कि एक विश्व युद्ध खत्म हो गया, अमेरिका के राष्ट्रपति युद्ध शुरू होने से लेके युद्ध खत्म होने तक अमेरिका के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति मिले ही नहीं, एक दूसरे से मिले नहीं। 15 देशों के बीच में युद्ध हुआ, हजारों लोग मरे, अरबों डॉलर का खर्चा हो गया, दुनिया भर उल्टा सीधा हो गया। अब 100 दिन मतलब 4 महीना पहले हमको सिलेंडर की समस्या नहीं थी, आज हमारे घर में सिलेंडर की समस्या है, तेल की समस्या। ऐसा नहीं है कि ये सब काल्पनिक हुआ, सच में हो गया। लेकिन ये सच में होने के लिए भी दो लोगों को मिलना जरूरी नहीं था, ना तो लड़ने के लिए मिलना था, ना तो शांति के लिए मिलना था। इसीलिए मेरे ख्याल से गोदी मीडिया जो रोज सुबह शाम बताता है ना कि हमारे प्रधान जी वहां गए थे, उन्होंने इनकी गले झप्पी ले ली, उन्होंने इनको बिठा दिया, बॉडी लैंग्वेज देखिए कैसे, कोई कोई बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है। मुझे बताइए, अमेरिका के प्रेसिडेंट और ईरान के प्रेसिडेंट मिले ही नहीं, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है। दोनों ने एक दूसरे के हजारों लोगों को मार दिया, बिना बॉडी लैंग्वेज के बॉडी बैग्स में लोगों को भेज दिया। तो आने वाला समय ये होने वाला है नीलू जी कि आने वाले समय में मनुष्य की जो शरीर है उसकी कीमत, मतलब शरीर की जरूरत कम पड़ती चली जाएगी, मन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। दो आदमी का मन अगर मान लिया एक दूसरे के साथ तो बहुत रचनात्मक काम भी होंगे, और दो लोगों का मन अगर टकरा गया तो हजारों लोगों को दिक्कत भी हो सकती है। इसमें दो लोगों को मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना मिले हुए ही सिर्फ एक दूसरे को नहीं, दो मन एक दूसरे से मिले नहीं तो इतना ज्यादा लड़ाई करेंगे कि बहुत सारे गेहूं के तरह घुन पीसने लगेगा दुनिया। मतलब लड़ाई चल रही थी ईरान के बीच में, अमेरिका के बीच में, मेरे घर में सिलेंडर की समस्या क्यों आ गई भैया, लेकिन आ गई है, सच है। हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आ गई है क्योंकि दो लोगों का मन नहीं मिला था। आज उन दोनों लोगों का मन मिल गया तो मेरी समस्या धीरे धीरे खत्म भी हो सकती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि भारत की समस्या इसमें खत्म होने वाली है, क्योंकि भारत इस रेस में काफी पीछे पिछड़ चुका है, वो कोई दूसरे रूट पर चला गया था, इसीलिए समस्या आ गई थी। वो अगले सेगमेंट में मैं आपको बता दूंगा। नहीं, लेकिन ये तो एक इशू है कि भाई ये डील साइन हो गई, अब धीरे धीरे हो सकता है क्राइसिस खत्म हो जाए। 60 डे का पीरियड दिया हुआ है सारे ब्लॉकेड्स वगैरह हटाने का। लेकिन जब मोदी जी वर्सेल्स में थे तो एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें कि मोदी जी बार बार डोनाल्ड ट्रंप को योर एक्सीलेंसी कह के कह रहे हैं, और उनको लोग काफी ट्रोल कर रहे हैं इस पर। विपक्ष के कई कई लीडर्स ने ये सवाल उठाए और कहा कि ये जो योर एक्सीलेंस बोलने की क्या जरूरत थी, मिस्टर प्रेसिडेंट बोल देते। ये योर एक्सीलेंसी दिखाकर मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि वो इस समय डोनाल्ड ट्रंप की गुलामी कर रहे हैं। जी। देखिए, आप जितना इनके बारे में कम बोलिए उतना अच्छा है, क्योंकि मुझे ये बताइए कि आप 2 साल पहले भाजपा ये कह रही थी कि हमने ये क्या कहते हैं रशिया यूक्रेन वार रुकवा दिया।
ये युद्ध इतने दिन चला, आप क्यों नहीं रुकवा पाए? दूसरी बात, अगर आपको इतने बड़े आप आदमी हैं, आप इतने बड़े 30 मार खां हैं, आप इतने बड़े 56 इंची शेर हैं, आप इतने बड़े विश्वगुरु हैं, तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब वो साइन कर रहे थे, जिसके बारे में आप बोले फाउंटेन पेन से ऐसे कर रहे थे, तो बगल में मोदी जी को काहे नहीं बिठा लिया कि भैया विश्वगुरु को बिठाया हूँ, उन्होंने ही ये राय दी है, उन्हीं के राय से मैं कर रहा हूँ, वो अकेले क्यों बैठ गए थे? इसका मतलब आप समझिए कि इनका कोई, हुआ यह है कि चीजों को आप अगर गलत समझते हैं, एक साधारण सा सिद्धांत होता है नीलू जी, इंग्लिश में कहा जाता है, इफ यू गेट द डेफिनेशंस रॉन्ग ऑल योर कंक्लूजन्स विल बी रॉन्ग। मतलब आपने अगर किसी चीज की परिभाषा गलत समझ ली है, तो उसके बाद आप उसके बाद किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो वो निष्कर्ष गलत होगा। ये युद्ध शुरू होते समय होना हुआ ये था कि बिल्कुल स्पष्ट था, मेरे ख्याल से जनगण मन के सुधी दर्शक हैं, जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को, उसके एक दो दिन बाद भी हम लोगों ने एक वीडियो किया था। उस वीडियो में जनगण मन में ये बता दिया गया था कि असल में ये चार सभ्यताओं का टकराव है, ईरान और अमेरिका का युद्ध जो है। एक है उसमें अमेरिका जो कि भौतिकवादी देश है, वो ईरान में तेल देख रहा है, भौतिक चीज देख रहा है। दूसरा एक इजराइल है जो कि अपने आप में काल्पनिक देश है, उसको लगता है कि उसको कोई 3,000 साल पहले उनकी किसी किताब में प्रॉमिस लैंड चाहिए, अखंड इजराइल के का सपना था। तीसरा जो खाड़ी के दूसरे देश है जिसको जीसीसी के देश बोलते हैं, सऊदी अरब है, कुवैत है, यूएई वगैरह है, ये एक खाना बदोश सभ्यता है जो कि जहां हरियाली है वहां चली जाती थी, जहां हरियाली खत्म हो गई वहां से तंबू उठा लेती थी। और चौथी सभ्यता ईरान की सभ्यता थी जो कि प्राकृतिक सभ्यता थी, उसके पास कुछ प्राकृतिक संसाधन थे। तो ये चार सभ्यताएं एक जगह पर, छोटे से जगह पर, दुनिया की चार सभ्यताएं बहुत छोटी जगह पर जमा हो गई और एक दूसरे से टकरा गई। तो टकराने के बाद आज उसका नतीजा ये निकला कि ईरान सबसे, क्योंकि पुरानी सभ्यता थी और प्राचीन सभ्यता थी और प्राकृतिक सभ्यता थी, वो समझ गया कि मुझे इसमें अपनी जमीन वगैरह बचा के कोई फायदा नहीं है। ये जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं ना, ये लड़ रहे हैं तेल के लिए, भौतिक वस्तु के लिए। तो मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि अमेरिका के हवाई जहाजों को ईरान पे बमबारी से रोक पाऊं। उसने ईरान पर अमेरिका जितनी बमबारी करनी थी करने दिया, उसने झेला, बमबारी झेला, लेकिन वो समझ गया कि ये प्राकृतिक संसाधन तो चाह रहे हैं तेल, लेकिन ये तेल सिर्फ अमेरिका तो नहीं चाहता है। जो प्राकृतिक संसाधन मेरे पास हैं, जो अमेरिका छीनना चाहता है, इसके ग्राहक तो पूरी दुनिया है। ग्राहक ऐसा नहीं है कि अमेरिका अकेला है, मैं ही अमेरिका हूं। तो वो जो ग्राहक बाहर है, वो बाहर का ग्राहक को ये जो तेल जाएगा वो किसी ना किसी नल से निकलेगा। तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने क्या किया, आपके मान लीजिए आप किसी रेसिडेंशियल सोसाइटी में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग में, आपके घर के 10वें तल्ले के ऊपर पानी का टैंक है। पानी का टैंक तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके घर के नलके के ऊपर आके सांप बैठ जाए, तो आपके पानी के टैंक में पानी भी है, पाइप में पानी भी है, लेकिन आप अपने नलके के पास नहीं जा सकते क्योंकि सांप बैठ गया। तो ईरान समझदार था, वो एक प्राकृतिक सभ्यता थी, उसको पता था कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी और अमेरिकी बमबारी के सामने वो अमेरिका को वापस हमला नहीं कर सकता। उसने अमेरिकी भूभाग पर, ईरान के भूभाग पर जितनी बमबारी अमेरिका को करनी थी करने दी। यहां तक कि स्कूल के बच्चों को, 168 बच्चियों को मार दिया अमेरिका ने। यहां तक कि ईरान के वो जो आईएनएस देना नाम के जहाज को गिरा दिया। ईरान झेलते रह गया। बस उसने बोला तुम आए हो तेल के लिए, तेल भी तुम ले लोगे मेरा, लेकिन लेके जब निकलने वाले होगे ना, वो नल पर मैं जाके बैठ जाऊंगा। और ये जैसे ही ईरान बैठ गया, ये पूरा का पूरा खेल खत्म हो गया। इसीलिए मेरे ख्याल से ये ईरान की सभ्यता की जीत है। लेकिन सिद्धार्थ, ईरान की तो जीत है, लेकिन ये पूरा जो डील है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहला रहा है। इसको इस्लामाबाद का नाम दिया गया है, यानी कि एक रोल इस्लामाबाद का बार बार प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इस्लामाबाद ने एक मुख्य रोल इसमें निभाया है। क्या मोदी जी इसको कभी एक्नॉलेज करेंगे या नाम मिलेंगे अपने मुंह से, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? देखिए, कहावत है नीलू जी कि मुर्गे के बांग देने से सूरज के उगने से कोई लेना देना नहीं है। मुर्गे नहीं, को और लगता इसका है कि इसका मैंने मतलब बांग, ये है कि मोदी जी ईरान डील साइन होने के बाद भी खुश नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, आपकी खुशी कौन पूछ रहा है? दुनिया तो खुश है ना कि एक बहुत बड़ी समस्या खत्म हो गई, क्योंकि दुनिया भर को तेल की समस्या आ रही थी, दुनिया भर को गैस की समस्या आ रही थी, दुनिया भर को यूरिया की समस्या आ रही थी। आप जाके बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों को पूछिए कि आपको इससे लेना दो, बोलेगा बहुत अच्छा हुआ भाई, युद्ध खत्म हुआ, कम से कम हमारे यहाँ यूरिया आने लगेगा, हम ढंग से अपनी खेती कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात क्या कहते हैं, छवि की नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूँ नीलू जी, आने वाला टाइम ना इस तरह की वाहियात बातों की, मेरी छवि क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, आपके अच्छे बुरे से दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। दुनिया कैसे चलती है, दुनिया को जिसमें फायदा होगा दुनिया उसमें चलेगी, दुनिया को जिसमें नुकसान होगा दुनिया उसमें नहीं चलेगी। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, आप अपने घर में झाल बजाते हुए बैठिए।
आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, इसीलिए दुनिया अपना व्यवहार थोड़े बदलने वाली है। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद समझौता है इसमें नाम आना स्वाभाविक था, क्योंकि इस चीज में जितनी भी बीच में दो चार बार बातचीत हुई, उसमें इस्लामाबाद का पाकिस्तान का एक रोल था। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो होता यह है कि दो लोग अगर किसी बात पर विवाद में चले जाते हैं और कोर्ट में जाते हैं और उसका एक जजमेंट आता है, तो हमेशा वो जज का नाम रहता ही है उस जजमेंट में। इस कोर्ट में इस जज ने यह जजमेंट दिया था, भले झगड़ा मेरा आपका था, भले झगड़ा मेरा आपका था, लेकिन जजमेंट में जज का नाम रहेगा, क्योंकि वो तीसरा आदमी पंच बन के आ गया था। तो यहां पर क्योंकि पाकिस्तान पंच बन के आया था, तो उसका नाम रहना स्वाभाविक था। आप अगर इतने बड़े 30 मार खां थे, 56 इंची शेर थे, विश्व गुरु थे, तो पाकिस्तान के आने से पहले आप आगे आगे आके आपको बोलना चाहिए था कि अरे भैया ये युद्ध अच्छा नहीं हो रहा है, मैं बुद्ध युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती मैं हूं, तो मैं क्योंकि बुद्ध की धरती हूं, आप लोग आइए और मैं इस चीज का समाधान करके दूंगा, करके आपको पंच बनना था। लेकिन आप पंच तब बनता है जब आप एक तरफ नहीं खिलाड़ी अंपायर। क्रिकेट में भी नियम होता है नीलू जी, जब भारत और इंग्लैंड मैच खेल रहा होता है, तो जो अंपायर होता है वो ना भारतीय होता है ना इंग्लैंड का होता है, उसको ऑस्ट्रेलिया से न्यूट्रल होता है। तो आप इस युद्ध में अगर न्यूट्रल खड़े रहते युद्ध से पहले, तब तो आपको पंच बनाता। लेकिन आप युद्ध शुरू होने से पहले काल्पनिक इसराइल के, वो जो ग्रेटर इसराइल का अखंड इसराइल है, आपको लगा कि उसका एक अखंड इसराइल वाला सपना है, मेरा भी एक अखंड भारत वाला सपना है। तुम्हारी कल्पना और मेरी कल्पना, हम बीरबल की खिचड़ी पका लेते हैं, एक जिसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपने में एक विचार और सपने में दूसरा विचार, आपस में हम शादी कर लेंगे, अरे ये सब लेकिन अब मतलब आपको लग रहा है वाहियात कि बात ये है। जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहने के बाद क्या मोदी जी थैंक यू भी बोल पाएंगे इस डील के लिए? क्या पाकिस्तान को थैंक यू बोलेंगे मोदी जी? क्यों बोलेंगे? किस मुंह से बोलेंगे नीलू जी? किसी मुंह से नहीं बोलेंगे। उल्टा समस्या वो नहीं आने वाली है, समस्या दूसरी आपके साथ आने वाली है। समस्या ये आने वाली है कि हॉर्मूज, देखिए जो जो डील हुआ है, उस डील के अंतर्गत ईरान का हॉर्मूज के ऊपर कब्जा रहने वाला है, ये तो पक्का हो गया। दूसरी बात ये है, हम लोगों ने शुरुआत की, लेकिन ये डील के जो अंदर की मतलब कि किन किन बातों पे सहमति बनी है, उसको हमने नहीं, उस पर चर्चा नहीं हुई। तो मुख्य रूप से जिन चीजों पर सहमति बनी है जिसका भारत पर असर कर होने वाला है, एक तो ये कि हॉर्मूज खुल जाएगा और ईरान के हाथ में रहेगा, पहली बात। तो इसका मतलब आपको अब ईरान के साथ दोस्ती करनी आपके लिए, आपकी समझदारी ईरान के साथ दोस्ती करने में है, क्योंकि जिस जिस हॉर्मूज को लेके ये युद्ध चला था, वो हॉर्मूज अब के बाद से ईरान के पास रहने वाला है। तो वो जो अब आपको उस सांप के साथ दोस्ती करनी है, आपके घर में वो बैठ गया था, अब ये पक्का हो गया कि बैठा रहेगा। अब क्योंकि आपके घर में वो सांप बैठा रहने वाला है, अब आपको उस सांप के साथ दोस्ती करनी है और आपके पास कोई चारा नहीं है। दूसरा, ईरान के ऊपर जितने भी तेल के और अन्य सैंक्शंस थे, अमेरिका बहुत प्रतिबंध लगाता है, वो सारे प्रतिबंध अब अमेरिका हटाने वाला है ईरान के ऊपर से। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान अब भारत को या दुनिया भर को खुल के तेल बेच सकता है। अब अगर ईरान भारत को या दुनिया भर को खुल के तेल बेच सकता है, तो ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार और दुनिया का सबसे साफ तेल भंडार है, और जो सबसे सस्ता भी है। मतलब तीन चीजें हैं ईरान के पास: दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार, दुनिया का सबसे साफ तेल, क्योंकि जो तेल निकलता है वो भी कितना साफ है उस पर निर्भर करता है, तो ईरान का तेल सबसे साफ होता है, आप रिफाइनरी में लाएंगे तो बहुत कम खर्चे में रिफाइन हो जाता है। और तीसरा, सबसे सस्ता इसीलिए है क्योंकि वहां पर ईरान से जो तेल निकलता है वो प्रति बैरल $10 में निकलता है। तो दुनिया का सबसे दूसरा सबसे ज्यादा तेल, सबसे सस्ता तेल, सबसे साफ तेल, ये ईरान के पास है। और भारत के गुजरात के कच्छ के क्या कहते हैं समुद्री सीमा से ईरान की जो सीमा है वो केवल 1100 किलोमीटर है। मतलब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, सबसे साफ और सबसे सस्ता तेल भंडार भारत से केवल 1000 किलोमीटर दूर है। अब आपके ऊपर, आपको सोचना है कि उससे आपको तेल लेना है कि नहीं लेना है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज ये कि अमेरिका ने कहा है कि वो $300 बिलियन ईरान के ऊपर खर्चा करेगा, क्योंकि ईरान ने इतना उनसे हर्जाना मांगा है, इतना आपने बमबारी की है कि मेरे ऊपर रिकंस्ट्रक्शन करो। तो ये जो $300 बिलियन ईरान को अमेरिका देगा, वो तो ये अमेरिका कोई अपने अमेरिकी नागरिकों का पैसा काट के, उनका पेट काट के ट्रंप अपने अकाउंट से तो नहीं देंगे। वो दुनिया भर से निवेश करवाएंगे, दुनिया भर के उद्योगपतियों से ईरान में निवेश करवाएंगे कि भैया ये रहा निवेश। तो इसका मतलब आपको अब ईरान के अंदर जाके ईरान का कुछ भला करने के लिए भी आपके पास विकल्प हैं। अब ये तीनों विकल्प को उल्टी दिशा में मैं बोलता हूं। आज से 8 महीना पहले चाबहार नाम का जो ईरान का एक ये है क्या कहते हैं बंदरगाह है,
वो बंदरगाह में पिछले 10 साल से आपको ऑलरेडी रिकंस्ट्रक्शन का ठेका मिला हुआ था। चाबहार वो बंदरगाह है जो कि भारत की समुद्री सीमा कच्छ से केवल 1,000 किलोमीटर दूर है। चाबहार में आप पिछले 10 साल से वहां पर रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे। आपने ये युद्ध शुरू होने होते होते आप वहां से हट गए। इसका मतलब जो आपका आपका ऑलरेडी वहां पर पैठ थी, जो आपका जिस घर में ऑलरेडी आपका उठना बैठना था, उससे आपने दुश्मनी कर ली। आज वही घर जीत गया वो युद्ध। इसका मतलब आपको फिर से ईरान के सामने जाके अब हाथ जोड़ना पड़ेगा कि मुझे चाबहार में वापस आने दो। इसी को कहते हैं कि आप चौबे बने छबे बनने दुबे बन के लौटे। अब ईरान मानेगा या नहीं मानेगा पता नहीं, क्योंकि अब वो $300 बिलियन, अब उसको हिंदुस्तान से जरूरत नहीं है, दुनिया के दूसरे लोग भी वो बोलेगा चाबहार में अब आपकी जरूरत क्या है, हम दूसरे को ले आएंगे। बिल्कुल। तो अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे, एक ही है कि इस ईरान डील के साइन होने के बाद क्या मोदी जी के लिए एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान से उनको दोस्ती करनी ही पड़ेगी, तो उसके बाद सवाल आता है कि क्या वो दोस्ती करेंगे, नेतन्याहू उनके दोस्त का क्या होगा, और क्या अब मजबूर हैं क्योंकि पाकिस्तान भी बिल्कुल सेंटर फ्रेम में आ गया है। तो ये दोनों चीज मोदी जी नहीं कर सकते, ना ईरान के साथ दोस्ती कर सकते हैं और ना पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर सकते हैं। तो क्या इस ईरान डील के साइन होने के बाद मोदी और बुरी तरह से फंस गए हैं? पिछले 12 साल में हमको ये पता लग गया है कि मोदी जी और भाजपा के बस का नहीं है भारत चलाना। इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। तो हर चीज को हम भाजपा और मोदी जी के चश्मे से देखेंगे तो वो तो उल्टा ही चला जाते रहेगा, क्योंकि उनका चश्मा ही उल्टा है। दूरबीन को वो उल्टा पकड़ के देखते हैं, जो नजदीक की चीजें वो भी दूर दिखती है। इसीलिए बात ये नहीं है कि भाजपा और मोदी जी क्या करेंगे, बात ये है कि भारत को अब लाभ किसमें है। भारत को जिसमें लाभ है वो करना चाहिए। भारत को ये करना चाहिए। तीन चीजें करनी चाहिए। एक तो मैंने जैसे कहा कि ईरान को ये $300 बिलियन का अमेरिका कह रहा है कि हम आपको आपके अंदर रिकंस्ट्रक्शन लगाएंगे। आपका 6 महीना पहले वहां पर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था। केवल आपको ईरान से जाके बात करके वो चीज खुलवानी है, क्योंकि आप अगर देर करेंगे तो ईरान बोलेगा तुम क्या आओगे, दुनिया के ज्यादा अमीर लोग अब मेरे पास आ रहे हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको वो करना चाहिए, उससे आपका लाभ होने वाला है। दूसरा ये कि ईरान के पास अगर सबसे सस्ता, सबसे साफ और सबसे नजदीक का सबसे बड़ा तेल भंडार है दुनिया में, हमें पता है जो भी आदमी तेल खरीदता है, पेट्रोलियम खरीदता है, वो पेट्रोलियम डॉलर में खरीदा जाता है। प्रति बैरल $100, प्रति बैरल $60। तो मतलब बैरल का जो दुनिया में तेल का व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। अब भारत को जब भी तेल खरीदना होता है कहीं किसी देश से, तो तेल खरीदने के लिए क्योंकि उसको डॉलर देने हैं, इसीलिए भारत पहले कहीं से डॉलर खरीदता है, उस डॉलर से फिर तेल खरीदता है। मतलब दो चीजें खरीदता है आप। भारत पहले डॉलर खरीदता है फिर तेल खरीदता है, दो चीजें खरीदता है, तो भारत को एक चीज मिलती है, पेट्रोल, मतलब क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। कि ईरान के साथ कलकत्ता के यूको बैंक में 2021 से आपका एक अकाउंट है, जिसमें कि ईरान ने कहा है कि आपको जितना तेल चाहिए मैं दे दूंगा, आप कलकत्ता के यूको बैंक में हिंदुस्तानी रुपए में वो पैसा गिरा दीजिए, मैं ले लूंगा। इसका मतलब जब दुनिया पूरा डॉलर में तेल खरीदने वाली है, आपके पास ईरान से भारतीय रुपया में तेल खरीदने का आपके पास विकल्प है। मतलब आपके पास किसी एक बैंक के साथ इतने अच्छे संबंध हैं कि वो बैंक वाला कहता है तुमको जब जितना पैसा चाहिए हमसे ले लो, हमें दिक्कत नहीं है। आपने उसके साथ वो बंद करके रखा हुआ है। अब मेरे ख्याल से आपको खोलने में समझदारी है, आपको ये खोलने में समझदारी है। और तीसरी चीज ये कि आप जो कह रहे थे कि ये इसराइल में जाके जय इसराइल फादरलैंड वगैरह करके आए, तो इस मैच में तो सबसे ज्यादा बदपिटी है इसराइल की ही। क्योंकि उनकी जो कल्पना थी, वो जो फादरलैंड अपना बढ़ाते हुए अखंड इसराइल को बढ़ाना था, तो अखंड इसराइल बढ़ाने के लिए उनका पहला कदम था इसराइल के पड़ोस में लेबनान। तो इस बिल्कुल। पीस डील में ये भी लिख लिया गया है कि लेबनान के ऊपर इसराइल हमला नहीं करेगा। मतलब उनका तो प्रथम ग्रासे मच्छी का पाता हो गया। वो मतलब अखंड इसराइल क्या बनाएंगे अपने पड़ोस में, लेबनान में 1 इंच जमीन वो अब नहीं ले सकते। तो आपका जो फादरलैंड था उसका तो लाला लैंड हो गया है, फादरलैंड का लाला लैंड हो गया है। अब आप लाला लैंड में रहना चाहते हैं या ईरान के चाचा लैंड के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये आपको सोचना है। इसमें मोदी जी और बीजेपी की बात नहीं है। हम हिंदुस्तानियों का फायदा किसमें है ये सोचने की समय आ गया है। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।